नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएस 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक की और 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सीएम भूपेश के साथ मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे और मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना से बचाव और रोकथाम पर चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से होने वाली हर मौत बेहद दुखद है, एक एक जीवन कीमती है। पीएम ने लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करने को कहा। पीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आती नजर आ रही है, सुधार दिखने लगा है। मई में खाद की बिक्री दोगुनी हो गई है, बाजार में भी लोग अब आने लगे हैं। ऐसे में अब कोई भी लापरवाही बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से संभाल सकता है। साथियों, बीते 2 हफ्ते के अनलॉक 1 ने हमें एक बड़ा सबक यह भी दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहें, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर अनिवार्य है, आवश्यक है। तो छत्तीसगढ़ में आज 31 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और बलौदाबाजार में 12, कोरबा में 5 नए मरीज मिले। नारायणपुर, राजनांदगांव में 2 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग में 4, रायपुर में 1 नया कोरोना मरीज मिला है। कवर्धा, कोरिया, बालोद में 1-1 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर, महासमुंद में 1-1 मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 841 हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1784 कोरोना संक्रमित हैं और अब तक 934 मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो गए। छत्तीसगढ़ में आज 102 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। विनय वर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनय, जिस तरीके से रफ्तार जो थी बीते 2 दिनों में काफी कम नजर आ रही, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा धीरे धीरे कम हुआ है जो रोज के हिसाब से आ रहा था बीते सप्ताह में, आज जो मरीज मिले हैं उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए राहुल, ये छत्तीसगढ़ से जो आज शाम को बुलेटिन जारी किया है, इससे काफी राहत भरी से खबर आई है और जिसमें ये बताया गया है कि कोरोना के आज जो 31 नए मरीज मिले हैं, जबकि 102 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। जिसमें से जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो बलौदाबाजार का है। इसके अलावा रायगढ़ से भी मरीज हैं। देखिए, अगर पूरे आंकड़े की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब तक 1784 मरीजों की पहचान हुई, जिसमें से 934 जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर वापस गए हैं, जबकि 841 मरीज हैं, इनका भी इलाज चल रहा है। अगर दोनों में आंकड़े मिलाएंगे तो 93 जो मरीज है वो कहीं स्वस्थ होने का आंकड़ा वो ज्यादा है। और अगर प्रदेश से घर के हर एक आज के जो मिले हैं मरीज उनकी बात करें तो रायगढ़ से बलौदाबाजार से 12, कोरबा से 5, पूर्व से 4, राजनांदगांव से 2-2, इसके अलावा रायपुर, कवर्धा, कोरिया, बिलासपुर, महासमुंद और बालोद से 1-1 मरीज मिले हैं। और रायगढ़ से 19 मरीज स्वस्थ हुए हैं और कोरबा से 32, एक बड़ा आंकड़ा है क्योंकि लगातार जो कोरबा था वो कहीं ना कहीं उसमें मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आज बड़ी संख्या में 32 डिस्चार्ज हुए हैं, तो जिले के लिए अच्छी खबर है, पूरे प्रदेश भर की अच्छी खबर है। और इस बीच में जो कोरोना संक्रमित जो है पॉजिटिव जो है उनसे केवल 9 ही ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हुई है, तो कहीं राहत भरी खबर है। और आंकड़ा बीच में काफी अंतर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और छत्तीसगढ़ में प्रयास है कि
जो पेंडेंसी है जो केसों की और जिन जांच रिपोर्ट की, इनकी जल्दी निपटाया जाए ताकि लोग जल्दी जो संक्रमित है वो सामने आ सके और उनका सफल तरीके से इलाज करके उनको घर वापस भेज सके और जो आंकड़ा है, जो अंतर है, इसको किया जाए। चलिए, तो कुल मिलाकर राहत वाली बात यही है कि मरीजों की संख्या जो रफ्तार है वो कम हुई है और कहीं ना कहीं अब डिस्चार्ज हो रहे जो मरीज जो ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और ये एक बड़ी राहत की खबर है बीते 2 दिनों में छत्तीसगढ़ के लिहाज से। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय। बढ़ते आगे, बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक में स्थित इरागुड़ा गांव में उस वक्त तड़कम मच गया जब ग्रामीणों को पता चला कि उनके गांव में आए एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उसके बाद एहतियातन गांव को सैनिटाइज किया गया। साथ ही कोरोना पॉजिटिव युवक जिन लोगों से मिला था उनके पूरे परिवार को आइसोलेट किया गया। जानकारी के मुताबिक भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पदस्थ डॉक्टर इरीगुड़ा गांव का निवासी है और कुछ दिन पहले ही अपने गांव में वो आया हुआ था और इस दौरान वो अपने खेतों पर भी गया और बोर कराने के संबंध में कुछ लोगों से उसने बातचीत भी की। उसने 14 लोगों से मुलाकात की और वापस भिलाई चला गया। बाद में जब युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो गांव में हड़कंप मच गया। स्थानीय प्रशासन ने पूरे गांव को सैनिटाइज किया है, वहीं 74 लोगों को आइसोलेट किया गया है। मीरागुड़ा में भिलाई निवासी जो कि उनका खेती किसानी ग्राम मीरागुड़ा में है तो आए थे। बाद में पता चला कि उसको कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आए थे उसके संपर्क में आने वाले 15 परिवार के 75 सदस्यों को होम क्वारंटाइन में रखे हैं और शासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अभी बंद किया गया है, वो पंचायत का निर्णय से किया गया है। आने जाने के लिए बाहरी आदमी को रोका जा रहा है। राज्य सरकार ने कोरोना के मद्देनजर आज एक बार फिर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की लिस्ट जारी की है और जारी लिस्ट में छत्तीसगढ़ के 20 जिलों के 82 विकासखंड को रेड जोन में रखा गया है। लिस्ट में सबसे ज्यादा राजनांदगांव जिले के 8 विकासखंड रेड में रखे गए हैं, जबकि रायगढ़ और जशपुर के 7 विकासखंड खतरे वाले जोन में रखे गए हैं। जांजगीर और बलौदाबाजार के 6 विकासखंड रेड जोन में है। तो आपको बता दें कि 82 विकासखंड रेड जोन में रखे गए हैं। जशपुर जिले के 7 विकासखंड रेड जोन में है, वहीं जांजगीर के भी 6 विकासखंड रेड जोन में शामिल किए गए हैं। 20 जिलों के 82 विकासखंड की हम बात कर रहे हैं। जिला बलौदाबाजार के 6 विकासखंड रेड जोन में रखे गए हैं और इसी तरह रायपुर के 5 विकासखंड रेड जोन में रखे गए हैं। बिलासपुर में भी 5 विकासखंड ऐसे हैं जिन्हें रेड जोन में रखा गया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की आज सूची जारी हुई। 2 जून की लिस्ट 16 जिलों के 27 विकासखंड रेड जोन में है। तो जब से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जोन तय करने के लिए निर्देशित किया है, तब से छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने जोन तय कर रही है। 11 जून की लिस्ट में 19 जिलों के 66 विकासखंड रेड जोन में, जिनमें 16 जून की लिस्ट में अब 20 जिलों के 82 विकासखंड रेड जोन में। भारतीय जनता पार्टी के जिला जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायगढ़, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने गरियाबंद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने दुर्ग जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संबोधित किया। और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता की जिम्मेदारियों को निभाने में हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। दुर्ग जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देश को न केवल एक सक्षम, सबल और निर्णायक नेतृत्व मिला है, बल्कि देश को एक ऐसी मजबूत सरकार मिली है जिसके 6 वर्षों के कार्यकाल में देश के हर वर्ग के कल्याण के काम हुए हैं। कांग्रेस ने भाजपा के इस जिला का जनसंवाद कार्यक्रम के औचित्य पर सवाल खड़ा किया है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश सरकार पर बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप कर अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने की कोशिश में लगे। इस सरकार ने न केवल कोरोना को लेकर कोई गंभीरता दिखाई है, आज जो हालत है छत्तीसगढ़ में, उस हालत से उबरने के लिए
यहाँ की क्वारंटाइन सेंटर में जाके देखें क्या स्थिति है। मोदी सरकार जी की उपलब्धि को लेकर गांव तक एक कार्यकर्ता जा रहा है। और निश्चित रूप से एक साल में तमाम बहुत सारी उपलब्धि हमारी केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के मामले में कहें तो अगर ये 1.5 साल की बात करें तो बहुत सारी विफलता है। वर्चुअल रैली जैसा एक शब्द निकाल करके अपने कार्यकर्ताओं के मॉरल बूस्टअप करने के लिए, संजीवनी देने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है, लेकिन इसका कोई असर होने वाला नहीं है, नंबर एक। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, उनको खुद अभी जवाब देना चाहिए कि जो वायदा खिलाफी 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी के प्रतिफल में छत्तीसगढ़ में सरकार उनको जाना पड़ा। अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही विधानसभा सीट को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों की मरवाही सीट पर सीधी नजर है। कांग्रेस भाजपा दोनों प्रमुख दल जोगी परिवार के इस परंपरागत सीट पर कब्जा जमाना चाहते हैं। दोनों प्रमुख दलों ने इस पर रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। भाजपा इसके लिए मरवाही संगठन को मजबूती देने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसके लिए जल्द ही नया जिला, नया संगठन का विस्तार किया जाएगा और नए संगठन के नेतृत्व में मरवाही सीट पर कब्जा जमाने की कोशिश होगी। वहीं कांग्रेस का फोकस जोगी कांग्रेस को और कमजोर कर मरवाही सीट पर कब्जा जमाने की है। माना जा रहा है कि जोगी की पार्टी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, जो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। पूरा कांग्रेस एक है और मरवाही विधानसभा के चुनाव में अभी हम 69 सीट के साथ कांग्रेस की सरकार इस छत्तीसगढ़ में है। 70वां सीट मरवाही हम कांग्रेस की सीट, कांग्रेस के विधायक बनाकर हम जो है विधानसभा में भेजेंगे। मरवाही विधानसभा में अभी हमारे भाजपा के 4 मंडल कार्यरत है। वो मरवाही उत्तर, मरवाही दक्षिण, सेमरा और पेंड्रा ग्रामीण, चारों मंडल में मंडल अध्यक्ष सहित हमारी कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और वो पूरा काम वहाँ पे देख रहे हैं। 3 दिन पहले रहस्यमय तरीके से गायब हुए सूरजपुर के भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में बाप बेटे ने मिलकर पहले तो शिवचरण काशी को गोली मारी, फिर धारदार हथियार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। सिर कटी लाश, पासी लहू से सना पत्थर और मौकाए वारदात पर तफ्तीश करती पुलिस। ये तस्वीरें सूरजपुर जिले की है। ये लाश भाजपा नेता शिवचरण काशी की है, जो 13 जून को रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी और पुलिस में शिकायत भी की थी। घर से 200 मीटर दूर खून से सना एक गमछा भी मिला था। साथ ही गांव के कुछ लोगों ने गोली चलने जैसी आवाज भी सुनी थी। पुलिस ने जांच टीम बनाई, तफ्तीश शुरू की, मगर उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लगभग 4 बजे घर से निकले, वो फोटो कॉपी करवाने के लिए इन्हों के वो फोटो कॉपी करवाते अपने मित्र के लोगों से मिलते हो आ रहे थे घर में। जमीन का विवाद था। उससे पहले कई बार बोला था कि मैं इनको ऐसा मार के गोल कर दूंगा कि इनका पता नहीं चलेगा। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक शिवचरण काशी का राजकुमार साहू से जमीन संबंधी विवाद है। 10 साल पहले शिवचरण ने 10 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिस पर मालिकाना हक को लेकर दोनों के बीच कोर्ट में केस भी चल रहा था। पुलिस ने राजकुमार साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो जुर्म का राज खुल गया। राजकुमार ने अपने बेटे रोहित साहू के साथ मिलकर ये खूनी वारदात की थी। हत्या की वजह इनका आपस में जमीन का विवाद था और उस जमीन पर जो बोई हुई फसल का विवाद था। घटना 13 तारीख की शाम की है। चूँकि इनका पूर्व से आपस में इनका वाद विवाद होता था, वैमनस्यता रहती थी। इस बात को लेके आरोपी जो था काफ़ी क्षुब्ध था और उसने अपने बेटे को बुला के प्लान किया कि इसकी आज हत्या करेंगे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का शव, उसके सर का हिस्सा और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष की हत्या हुई तो मामले को राजनीतिक रंग तो लेना ही था। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। घर से 200 मीटर दूर
जिस प्रकार से अपहरण हुआ गया व लापता हुआ और उसके बाद में आज जो अब बॉडी मिली है, लेकिन अभी तक शिनाख्ती नहीं हुई है कि किसके द्वारा यह हत्या की गई है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ में खुलेआम गुंडागर्दी बढ़ गई है, कहीं पर कानून प्रशासन के नाम के रोक नहीं है। जमीन को लेकर निजी रंजिश एक बड़ी वारदात की वजह बन गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि प्रदेश में होने वाली खूनी वारदातों के पीछे जमीन का झगड़ा दूसरी बड़ी वजह है। अजय सोनी, IBC 24, सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले 8 दिनों में 5 हाथियों की मौत हुई है और एक के बाद एक हाथियों की मौत से दिल्ली तक खलबली मच गई है। केंद्र सरकार ने जहां विस्तृत जानकारी मांगी है, वहीं भाजपा ने शासन प्रशासन पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। इन सब के बीच सरकार का दावा है कि सब कुछ ठीक है। मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, बलरामपुर, धर्मजयगढ़, धमतरी और कोरबा की है, जहां पिछले 8 दिनों में 5 हाथियों की मौत हुई। साथ ही एक जगह हाथी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। हाथियों की मौत का ये सिलसिला 5 जून को शुरू हुआ, जब सूरजपुर के प्रतापपुर इलाके में मादा हाथी की मौत हुई। इसकी लाश 10 जून को मिली। फिर 11 जून को बलरामपुर में एक और मादा हाथी की मौत हुई। इसके बाद अब रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में करंट लगने से और धमतरी में दलदल में फंसकर हाथी की मौत हो गई है। वहीं कोरबा में भी एक हाथी की हालत खराब है। हालांकि वन विभाग के अफसर कह रहे हैं कि हाथी खतरे से बाहर है। घटना जो घटी थी उसमें पीएम रिपोर्ट में तो स्पष्ट हो गया कि हाथी बीमार थी, काफ़ी लंबे से उसका बीमार थी। उसका जो है लीवर डैमेज था, सिस्ट डेवलप हो गया था, गर्भवती थी। हाँ, तो उस पर किसी तरह से खाने पीने में सब कमज़ोर हो गया था, उस तरह नेचुरल डेथ हो जा रहा है। अभी है, हम लोगों को उम्मीद है ज़रूर बच जाएगा। इसको ग्लूकोज पूरा अच्छा ग्लूकोज दिए है और उसको एंटीबायोटिक वगैरह दिए थे। इसको हेल्थ तो इम्प्रूव हो रहा है। प्रदेश में हाथियों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने जहां विस्तृत जानकारी मांगी है, तो वहीं भाजपा ने शासन प्रशासन पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। और गांव के बीच में जो द्वंद्व हो रहा है, उससे उनको अलग अलग कारणों से उनकी मौत हो रही है। कहीं बिजली के करंट से मौत हो रही है, कहीं पे जहर देने से मौत हो रही है। ये सरकार की जवाबदारी है कि वन प्राणियों की रक्षा और खासतौर से हाथियों की रक्षा भी करे और लोगों को उसमें सचेत भी करें। वन विभाग की उदासीनता दिखाई दे रही है और उनकी लापरवाही सामने आई है। लगातार जो घटनाएं हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक बड़े स्तर पर इसकी जांच नहीं होगी और इस पर कार्रवाई नहीं होगी, मुझे नहीं लगता इसी प्रकार के वन विभाग के हिला हवाला चलता रहेगा और लगातार हाथियों के मौत होते रहेंगे। इधर सरकार ने मामले की जांच जारी होने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। इन पूरी घटनाक्रमों में प्रथम दृष्टिया ऐसा कोई लापरवाही नजर आती नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरे मामले में पूरी रिपोर्ट आ जाने के बाद और विस्तृत रूप से जानकारी दी जा सकेगी। इसके पहले 3 मामले में तो वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड को, वहाँ के डिप्टी रेंजर को, वहाँ के रेंजर को, वहाँ के SDO फॉरेस्ट को निलंबित किया गया। वन मंत्री जी ने बेहद गंभीरता से इसमें जांच समिति का भी गठन किया है और जो लोग उस क्षेत्र में कार्यरत थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी उन्होंने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको बहुत गंभीर माना हुआ है और वन विभाग के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है। मैं ऐसा समझता हूं कि जांच रिपोर्ट आने के बाद और जो कार्रवाई अपेक्षित है वो कार्रवाई किया जाए। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप और राजनीति तो होती ही रहेगी, मगर सवाल उन हाथियों का है जिनकी मौत हुई है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक एक कर प्रदेश के सभी हाथी कॉरिडोर खत्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चीन की कायराना हरकत से 3 सैनिकों की शहादत के बाद पूरे देश में गुस्सा है। गलवान घाटी में चीन की ओर से इस हमले के विरोध में रायपुर और भिलाई में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। रायपुर में PCC चीफ मोहन मरकाम और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और कहा कि भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन के दौरान चीनी झंडे फाड़े गए और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले को पैरों तले कुचला गया। मौके पर मोहन मरकाम
ने कहा कि चीन को इस कायरता का कड़ा जवाब देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के साथ ही जिला कांग्रेस ने भी इसकी कड़ी निंदा की। भिलाई जिला कांग्रेस ने चीनी झंडे और चीनी सामानों को जलाकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 2 तस्वीरें आज की चीन के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नाकामियों के कारण लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे। आज हमने चाइना के जो राष्ट्रपति है उनका पुतला फूका है, उनका झंडा जलाया है। आज चाइना इस देश पर आक्रमण करने की ना सोचे है। यहाँ के इस देश के 130 करोड़ जनसंख्या देश के साथ है। छत्तीसगढ़ की खबरों फिलहाल लेते हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।